So next we will discuss how do metals and non-metals react. How do metals and non-metals react. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर, रिएक्शंस होती क्यों है पहले तो उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि एवरी पर्टिकुलर स्पीशी वेदर मेटल और नॉन मेटल दे रिएक्ट टुगेदर टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है वो स्टेबल तभी माना जाता है अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। मींस व्हेनेवर द ऑक्टेट इज कंप्लीट, समझ रहे हो, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो बोलते हैं कि वो स्टेबलाइज हो गया, मतलब वो पर्टिकुलर स्पीशी क्या है, स्टेबल है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज को छोड़कर, नोबल गैसेज होती हैं ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, उनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीट रहते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वहां भी रहते हैं, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उनका, दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट दे ट्राई टू कंबाइन विद अदर स्पीशीज, अदर एलिमेंट्स। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे स्पीशीज के साथ दूसरे एलिमेंट्स या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है आपस में कंबाइन करते हैं। अब जो वे ऑफ कॉम्बिनेशन होता है वो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि दो तरह से कंबाइन करते हैं, या तो हो जाता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास जैसे नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज आपके पास हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सिनॉन, ये सारी नोबल गैसेज है, क्लियर। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये होता है आपके पास K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। बोहर मॉडल आप लोग करके आए हो पीछे, उसमें पढ़ा था ना आप लोगों ने डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स K, L, M, N। तो K शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। सबसे पहले वाला मैजिक नंबर आपने 9th स्टैंडर्ड में हम लोग मैजिक नंबर करके आए हैं, 2 8 8 है उस तरह से। सेकंड नंबर गैस 2 8 8, थर्ड 2 8 8, फोर्थ 2 8 8, फिर आगे और बढ़ जाता है, आगे कंप्लीट हो जाता है। ये मतलब कहने का ये है कि आपके पास ये बैलेंस शेल आपका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बैलेंस शेल में। कितने होने चाहिए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। जब तक ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो स्टेबल है। जैसे ये नोबल गैसेज जो है ये रिएक्ट नहीं करेंगे किसी के साथ में, इनमें हीलियम एक्सेप्शन होती है, एक हीलियम, ठीक है। हीलियम सिर्फ डबलेट बनाता है, डबलेट इन द सेंस कि इसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सभी नोबल गैसेज जितनी भी हैं इनके सभी के बैलेंस शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। मतलब इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं किसी से, ना ही किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जितने भी हैं, उनमें ये 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये 8 से कम होते हैं, 7 हो गए, 6 हो गए, 5 4 3। तो उस केस में क्या करते हैं, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्यों, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अपने आउटर मोस्ट, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो वे ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, वे ऑफ कॉम्बिनेशन, ये 2 तरह से कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। या तो करेंगे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए
एक पर्टिकुलर एटम है, उसको उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे के वैलेंस शेल में आपके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो दोनों शेयर कर लेंगे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या करेंगे कि ये अपने एक पर्टिकुलर एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा दूसरे को। तो दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक कंबाइनिंग एटम के वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और दूसरे कंबाइनिंग एटम के वैलेंस शेल में 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो? तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि अब एक को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। अब सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की। 9th क्लास में आप करके आए हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन के जो जेड होता है वो होते हैं 70 एटॉमिक नंबर, इसके वैलेंस शेल में 2 8 7, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो 7 इलेक्ट्रॉन दे सके, 7 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवा सके। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर इसके पास एक ही ऑप्शन बचती है, क्या? कि जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे को क्या करते? डोनेट कर दे, गिव अप कर दे अपना इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में क्या होगा, अब जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है, हम लीस्ट सिंबल ड्रॉ करके इस पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे ये 7 लगा दिए, ठीक है। अब मान लो ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो होगा क्या, जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, किसको? क्लोरीन को, और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, कम हो गया मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। पहले क्या था, जब आपके इलेक्ट्रॉन थे वो भी 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे, ठीक है, न्यूट्रल के केस में। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10, प्रोटॉन 11, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है जी। Na पॉजिटिव आ गया, प्लस दूसरी तरफ क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, क्लोरीन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसमें इसलिए हमने इसको लिख दिया नेगेटिव, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। और आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समझ रहे हो? ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, दोनों क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस कर रहेगी, और ये बन गया NaCl, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना, एक अट्रैक्शन होगी ना, बॉन्ड मींस टू से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस कर गई यहाँ पे। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और डायरेक्टली बेटा इस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोल दिया जाता है आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड। मतलब मोस्टली जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं बाय आयनिक बॉन्ड, बाय आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मतलब द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फ्रॉम वन स्पीशीज टू अदर, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज के ऊपर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, द कंपाउंड्स सो फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अदर, दे आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। इनको क्या बोला जाता है? आयनिक कंपाउंड्स। सिमिलरली अदर केस में आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैग्नीशियम और क्लोरीन की एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे देखो मैग्नीशियम और क्लोरीन, ठीक है जी। अब मैग्नीशियम के केस में जो एटॉमिक नंबर आपके पास होता है वो होता है 12, जेड कितना होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। क्लोरीन की हमने अभी की है कितने हैं इसमें 17, 2, 8, 7, ये था ना। अब होगा क्या जनरली कि यहां से जो आपका मैग्नीशियम है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, which cannot be provided by any other species। ऐसा कोई एटम नहीं है जो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। तो अल्टीमेटली इसके पास एक ही ऑप्शन बचती है, क्या कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास ये जो फालतू के 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक तरह से एक्स्ट्रा ही है, बैलेंस शेल में पड़ी हुई है, इनको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, मतलब डोनेट कर देगा दूसरे को। लेकिन दूसरी तरफ लेने वाला भी चाहिए, समझ रहे हो। एक क्लोरीन को तो सिर्फ एक ही चाहिए, यहाँ पे 7 है, इसको एक चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 2 क्लोरीन एटम अप्रोच करेंगे। कितने करेंगे? 2 क्लोरीन एटम अप्रोच करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर क्लोरीन बोलेगा ना कि मैंने अकेले ने कंबाइन करना है तेरे पास, तेरे साथ अकेले नहीं कंबाइन करना है, तो मैग्नीशियम अलाउ नहीं करेगा उसको कंबाइन करने के लिए। उसको बोलेगा एक और लेकर आ तब मेरे साथ कंबाइन करना, नहीं तो ज्यादा चला जा तू फिर, समझ रहे हो। वो बोलेगा मैं किसी और के साथ कंबाइन कर दूंगा, समझ रहे हो नहीं। मतलब मैग्नीशियम को एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले सके। ये नहीं कि तुम मुझे एक दे दे कोई बात नहीं, दूसरा बाद में देंगे लेंगे, दोनों इकट्ठे ही देने हैं। तो वो सिंपल सा क्लोरीन को बोलता है कि अगर तूने मेरे इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो एक अपने साथ और लेकर आ, 2 जने आओ फिर, ठीक है। यू हैव टू कम एटलीस्ट 2 कम से कम चाहिए मुझे, तब मैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 है और तुझे तो एक चाहिए, तो अपने साथ एक और लेकर आ। या फिर बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दूंगा। किसके साथ? ऑक्सीजन का Z इक्वल टू होता है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 6। इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास 2 प्रेजेंट है, समझ रहे हो, लगा पता। तो अगर तो क्लोरीन मान गया कि ठीक है हम 2 जने आते हैं, ठीक है, तो उस केस में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं मैग्नीशियम के बैलेंस शेल में, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 क्लोरीन एटम आगे, एक इसने इसको दे दिया, दूसरा इसको दे दिया, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा Mg कितना 2 पॉजिटिव आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, प्लस दूसरी तरफ क्या है 2Cl नेगेटिव, क्लोरीन 2 आ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgCl2, ठीक है। लग गया पता क्या बन गया? MgCl2 बन गया। इस तरह से Mg इसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्लोरीन अप्रोच करके एक क्लोरीन को दे दिया, दूसरा दूसरे क्लोरीन को, फॉर्मूला बन गया Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 2 क्लोरीन आ रहे हैं ना, तो यहां से क्या बन जाएगा आगे, दिस विल गिव राइज टू Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरह से। लेकिन अगर क्लोरीन नहीं आते हैं तो, ठीक है, अगर 2 क्लोरीन नहीं अप्रोच हुए मैग्नीशियम के पास, तो अल्टीमेटली क्या करेगा फिर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। मैग्नीशियम के बैलेंस शेल में 2 होते हैं, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने होते हैं 6,
मैग्नीशियम 2 लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन 2 गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देगा और यहां से बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ रहे हो? इन दिस वे द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स combine together by forming ionic bond between that, and the compounds so formed are known as ionic compounds। और इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं इनको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर बेटा? समझ रहे हो? इस तरह से ही होते हैं। अब इन आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? आप देखो, सबसे पहली बड़ी बात, अभी आपने क्या देखा कि these compounds are formed by ions। किससे बन रहे हैं? आयन। ऑपोजिटली चार्ज आयन से बन रहे हैं। एक तरफ कैटायन है, दूसरी तरफ एनायन है, दोनों आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं। कौन से टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसको हम आयनिक इंटरेक्शंस बोल देते हैं, और आयनिक बॉन्ड बन गया। कहने का मतलब ये स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मतलब स्ट्रॉन्गली बाइंड रहेंगे स्पीशीज, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? इनके हाई रहेंगे, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको मेल्ट करने के लिए। समझ रहे हो? जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड जानते हो क्या होता है? कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी जिसको हम बोलते हैं, जो हम खाते हैं, सब्जी वगैरह में डालते हैं, तो वो इजीली मेल्ट करता है। कभी आपने देखा उसको मेल्ट होते हुए? अगर आप बोलो कि मैंने हॉट प्लेट के ऊपर उसको डाल देना सोडियम क्लोराइड को, क्या वो पिघल जाएगा? नो। कहा क्यों? बिकॉज NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एंड हेंस रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर फॉर इट्स डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो जनरली क्या प्रॉपर्टी राइज हुई फिर? आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट व्हिच द सम स्पीशीज स्टार्ट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग करना शुरू कर दे। ठीक है, वैसे एक्चुअली तो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि टेम्परेचर अबव व्हिच the vapor pressure of liquid overcome the atmospheric pressure। ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो इसी चीज को कि जिस टेम्परेचर कंडीशन पे कोई चीज मेल्ट कर जाती है वो मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर कोई स्पीशी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के? हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा, अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जनरली क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका? सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं या सॉफ्ट? सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, चुभते नहीं है। जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो चुभते हैं वो। ठीक है, स्ट्राइक करते हैं तो मतलब क्या लिखोगे? हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है जी, मेटल्स की तरह नहीं होते कि हीट कर दिया तो सॉफ्ट हो गया, ऐसा नहीं है। क्या होते हैं? हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मींस एक झटके से टूट जाने वाले, वो उनको बोलते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सोडियम क्लोराइड है, अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं दो वायर के साथ तो कंडक्शन हो जाएगी वहां पे। आपने सोडियम एक कटोरी में सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड एक कटोरी में, आपने उनमें वायर लगा दी तो कटोरी में करंट पास हो जाएगा? करके देखा कभी? नहीं होगा। नो, सोडियम क्लोराइड जो है, मतलब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए। ठीक है, अब आयंस तो हैं
आयनिक कंपाउंड में आयंस तो प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज तो प्रेजेंट है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो मोबाइल नहीं होते, दे आर नॉट मोबाइल, मतलब मूवमेंट नहीं हो रही उनमें। तो मूवमेंट नहीं हो रही मींस कंडक्शन नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी मतलब कंडक्शन नहीं होगी उस केस में। तो आयनिक कंपाउंड्स आर एक्ट एज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। बट जब हम इनका लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, मान लीजिए आपने वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, अब अगर आप करंट पास करवाओगे तो वो इजीली पास आउट हो जाएगा, समझ रहे हो? लिक्विड स्टेट में करंट इजीली पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या हुआ, आयंस मोबाइल हो गए, आयंस मूवमेंट करने स्टार्ट कर गए, और मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, कंडक्शन टेक्स प्लेस होनी शुरू हो गई। मतलब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि आयनिक सॉलिड्स आर insulators in solid state but act as good conductors in their molten state or in their aqueous solution। अगर हम लिक्विड स्टेट लेंगे उनकी, मतलब मोल्टन फॉर्म में, तो भी कंडक्ट करेंगे, और aqueous solution मतलब पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं आपके कि why ionic solids do not conduct electricity in solid state? Why ionic solids do not conduct electricity in solid state? तो क्या लिखोगे? Because in solid state the ions are not mobile, ठीक है? The ions are not movable, so hence they do not conduct electricity। But in the molten state or in aqueous solution the ions becomes mobile, they can move apart from each other, so that's why they can conduct electricity in the molten or in their aqueous solution। So these are the general properties of ionic compounds, ठीक है जी। solubility की अगर बात करें, solubility तो they are readily soluble in water, क्या होते हैं, वाटर soluble होते हैं, ठीक है जी। जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल। आप देखते हो ना खाना बनाते समय अगर हम मस्टर्ड ऑयल में सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो वो घुल जाता है, नहीं घुलता, वो डिसॉल्व नहीं करता। मतलब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल होंगे बट नॉन सॉल्युबल इन कैरोसिन और अदर फैटी ऑयल्स में डिसॉल्व नहीं करते, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना आपके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ऑयल एंड फैट वगैरह, उनमें ये डिसॉल्व नहीं करते, समझ रहे हो? लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक्चुअली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये पोलर इन नेचर होते हैं, डायपोल एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, इनको बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? कोई भी स्पीशीज जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है वो होते हैं पोलर, पोलर स्पीशीज बोलते हैं हमको। तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जो पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है, वाटर, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंस है या सॉल्युबिलिटी की, मतलब पोलर सॉल्यूट्स जो रहेंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। नॉन पोलर कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सारे के सारे, ठीक है जी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मेशन। क्लियर? इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, सारे का सारा टॉपिक।